हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस चैनल में अभी 5 सब्सक्राइबर है। एंड मैंने सोचा कि मैं अपना जो स्टोरी है, जो मेरा लाइफ का स्टोरी है, वो मैं तब अपलोड करूँगा जब मैं एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर कर लूँगा। लेकिन इन दिनों मुझे काफ़ी पैनिक अटैक आ रही है। एंड पता नहीं, बहुत ज़्यादा डर लगता है यार कि कब ये पैनिक अटैक एक्चुअल हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाए। ये फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो स्टोरी है वो हमेशा के लिए दब जाए। तो इसलिए जो स्टोरी मैं मतलब बहुत लंबा गेन ऑफ सब्सक्राइबर के बाद करने वाला था, वो मैं अभी करने वाला हूँ। एंड इसमें मैं पूरा अपना लाइफ स्टोरी मैं बताऊँगा शुरू से लेके एंड तक। हालाँकि मुझे ये बताने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। क्योंकि इसका इम्पैक्ट किस हिसाब से पड़ेगा मेरा लाइफ में मुझे नहीं पता। क्या लोग इसे मोटिवेशनल समझेंगे? क्या लोग इसे शो ऑफ समझेंगे? क्या लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट समझेंगे? या क्या पता कि लोग इसे एज एन अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि इसका मजाक बनाया जाए एंड इसे नीचे पुल डाउन किया जाए। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। लेकिन स्टिल मैं ये वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में मैं अपना जो डैड है उसके बारे में बताऊँगा, जो कि अल्कोहलिक थे। एंड मेरा सिचुएशन लाइक कि मैं डिसलेक्सिक था। तो ये सब जो चीज़ है मैं सब कुछ कवर करूँगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। एंड वो चीज़ है सीज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड। तो वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे जो डैड थे वो अल्कोहलिक थे। तो मेरा जो बचपन जो था वो बहुत ज़्यादा घटिया था। तो जैसे बाहर से ऐसे देखने में लगता था कि हम लोग के पास में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है एंड ऑल, तो हम लोग बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहा होगा। लेकिन वो जो 4 दीवार के भीतर में हम लोग जो रह रहे थे, वो बस हम लोग को ही पता था कि हम लोग किस तरीक़ा से रह रहे हैं। तो अब हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता था। डेली ऑलमोस्ट इस तरीक़ा से होता था कि पापा मम्मी को मारा करते थे। मम्मी बहुत ज़्यादा रोती थी। उनको मतलब बहुत दर्द से गुज़रना पड़ता था। एंड जो पापा का जो रूम है, पापा मम्मी का जो रूम है और जो मेरा जो रूम था, वो दोनों कनेक्टेड है। एक दरवाज़ा था बीच में। तो मैं उसके नीचे से मैं देख पाता था कि क्या हो रहा है। एंड मुझे देख के मतलब मेरा रूह काँप जाता था उस समय। मेरा क्या, कोई भी बच्चा का रूह काँप जाएगा अगर वो अपने माँ को मार खाते हुए देखे उस तरीक़ा से कि चूल पकड़ के घसीट के पक्का में लात से मार रहे हो। तो किसी का भी दिल टूट जाएगा, कोई भी सहम जाएगा, डर जाएगा। और ये जो दृश्य है, मतलब कोई भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायी होगी। हालाँकि ये जो स्टोरी है मैं जोश टॉक्स में भी जाके मैं बताया था, लेकिन उन्होंने ये स्टोरी अपलोड की नहीं। तो कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि अब मैं अपनी इमोशन के साथ में मैं यहाँ पे मैं बता पाऊँगा। तो होता ये था कि पापा जब तक मम्मी को मारते रहते थे तो मैं खुद भी नहीं सो पाता था। मैं दरवाज़ा के बगल में फ्लोर पे बैठ के रोते रहता था दिन भर। दिन भर क्या, मतलब रात भर। एंड उस समय जब मैं रोते रहता था तो फिर बस मैं ये वेट करता था कि कब पापा सोएंगे। एंड पापा सोते थे 3 बजे के आसपास। एंड फिर उसके बाद में जो मेरा जो रूम है उसमें एक दरवाज़ा था जहाँ से मैं घूम के जाता था एंड मम्मी को लेके आता था अपने रूम में। क्योंकि होता क्या था कि पापा जब मम्मी को मारना पीटना ख़त्म कर देते थे तो पापा मम्मी को रूम से बाहर निकाल देते थे। तो इसलिए अब मम्मी डायरेक्टली उस रूम से हम लोग के रूम में नहीं आ सकते थे। तो इसलिए मुझे अपने जो रूम का जो दूसरा जो दरवाज़ा है वो खोल के जाके बाहर से वापस से लाना पड़ता था मम्मी को। एंड जब मम्मी वापस आते थे रूम में तो उस समय तक मतलब ये चिल्ला-चिल्ली ये सब चीज़ की वज़ह से मेरा कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एंड ये जो दर्द है हद से ज़्यादा होता था, लेकिन मैं छुपाने का कोशिश करता था ताकि मम्मी चैन से सो सके। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को समझ में आ जाता है कि मेरे कान में दर्द हो रहा है। तो फिर मम्मी वापस से किचन में जाती थी, तेल गरम करके लाती थी और कान में तेल लगाती थी। हालाँकि मैं शो नहीं करता था कि कितना दर्द हो रहा है मुझे, बस वही चाहता था कि मम्मी को कुछ समय का नींद मिल जाए, वो चीज़ देख के मुझे अच्छा लगता था। तो फिर ऐसे ही करके हम लोग का लाइफ़ आगे बढ़ रहा था। सिचुएशन बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। मतलब अगर कोई जेल में भी रह रहा हो, मुझे पता नहीं कि उसका ज़िंदगी क्या मेरे से ज़्यादा बेटर था उस समय। एक बार ऐसा भी हुआ था कि मम्मी मुझे लेके ट्रक के सामने लेट गई थी एंड मम्मी मुझे कस के पकड़ ली।
एंड बहुत ज़्यादा डर लगा था मुझे उस समय कि भाई मैं अब मरने वाला हूँ, ये द एंड है। मम्मी उस समय बस यही बोली थी कि इस जगह में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला बेटा, यहाँ पे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई भविष्य नहीं बनने वाला। एंड उसी समय मतलब पुलिस लोग आ गए थे, पुलिस लोगों ट्रक को रोक लिया था एंड हम लोग बच गए। फिर एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि हम लोग का घर में मतलब कि बहुत सारे लोग मिलके आग लगा दिए, पत्थर का बारिश भी किया हुआ है। फिर एक बार पापा ने मेरे ऊपर दारू का बॉटल, अल्कोहल का बॉटल फेंक के मारा था, तो मैं उससे बच गया था, किस्मत अच्छा था मेरा। फिर कितना बार ऐसा हुआ कि पापा बहुत ज़्यादा मतलब कि उत्तेजित होके रखे हुए थे, तो होते थे मारने के लिए, तो फिर मैं और मम्मी एक छत से दूसरा छत में कूद के छुप जाते थे। अब छत का लंबाई भी ऐसा था कि हम लोग का जो घर था वो 3rd फ्लोर तक था एंड उससे हम लोग को दूसरा बिल्डिंग का फ्लोर में कूदना होता था। बाई चांस अगर सही तरीक़ा से नहीं कूदे तो सब जगह गैप है, तो हम लोग गिर के मर सकते थे। तो इस तरीक़ा से ये हम लोग का नॉर्मल हैबिट हो चुका था कि अब हम लोग समझ चुके थे कि किस तरीक़ा से कूदना है जिससे हम लोग मरे ना। लेकिन होता तो वो रिस्की था, तो हम लोग को हमेशा एक छत से दूसरा छत में कूद के छुपना पड़ता था ताकि पापा ढूँढ ना पाएँ, और इसी तरीक़ा से हम लोग का लाइफ़ चलते रहता था। एक बार ऐसा हुआ था कि पापा मतलब कि मम्मी का सारा साड़ी, कपड़ा ये सब कुछ जला दिया एंड उस समय देख के ऐसा लगा था कि सो रहे थे हम एंड जब उठ के देखा तो ऐसा लगा कि कहीं पापा मम्मी को तो नहीं जला दिया। एंड बहुत ज़्यादा डर लगा था उस समय कि भाई कि मम्मी को कुछ कर तो नहीं दिए, क्योंकि पापा से उतना लगाव नहीं था, पापा से मेरा शायद कभी बात भी नहीं हुआ, ऐसा लगता है मुझे। कोई कनेक्शन नहीं था इमोशनल लेवल पे। बच्चा था तब मैं, तो बस एक ही ज़िद करता था पापा से कि भाई कि प्लीज़ आज मम्मी को मत मारना, और जो कि कभी भी सुना नहीं गया। वो हमेशा ही मारते थे एंड बहुत बुरा हाल रहता था। मम्मी में टफनेस थी बहुत ज़्यादा, रात भर मार खाने के बाद मैं सुबह काम करती थी, हम लोग को सँभालती थी। पता नहीं कैसे, शायद ये माँ की ही ताकत है, माँ ही समझ पाएगी। लेकिन हर माँ में भी इतना भी ताकत नहीं होगा कि शायद से इतना सब कुछ झेल जाए, कि मार भी खा ले, सोए बिना, काम करते रहे निरंतर एंड फिर बच्चों को भी पाले, तो इतना ईज़ी तो होता नहीं है। एंड इसके अलावा फिर ऐसा होता था कि कितना बार ये सब चीज़ से परेशान होके हम लोग को घर छोड़ के भी जाना पड़ जाता था, तो मम्मी फिर कोई दूसरा सिटी से मुझे बार-बार स्कूल अप डाउन करवाती थी, सुबह शाम इस तरीक़ा से। तो सुबह मतलब कि स्कूल लेके जाती थी, फिर वेट करती थी पूरा शाम तक, जब तक स्कूल ओवर नहीं हो जाए एंड फिर उसके बाद में मुझे वापस घर लेके आती थी। घर इन द सेंस कि जो सिटी में हम लोग एक बार के लिए चल गए हो। एंड फिर कुछ ऐसा भी सिचुएशन एक याद आ रहा है मुझे, जहाँ पे मतलब कि मम्मी चुपके से मुझे लेके जा रही थी सिलीगुड़ी में, लेकिन बीच रास्ते में पापा मिल गए एंड पापा और मम्मी दोनों जन मेरा हाथ पकड़ के, दोनों जन एक-एक साइड से मतलब कि मेरा हाथ को खींच रहे थे कस के, बहुत कस के। तो मुझे ऐसा लगा मेरा हाथ ही उखड़ जाएगा। अब ये सब तो हम लोग मीम्स में देखते हैं कि हाँ, कि ये हाथ जो खींच रहा होता है फिर एक जन छोड़ देता है एंड फिर जब पूछता है कि क्यों छोड़ा, तो वो बोलता है कि दर्द हो रहा था, तुम्हें दर्द हो रहा था इसलिए। एंड वो एक्चुअल सिचुएशन मैंने फेस किया है, जहाँ पे मम्मी ने हाथ छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो चीज़ मैंने देखा है एंड एक्सपीरियंस किया था वो दर्द को और वो सिचुएशन को, जहाँ पे मुझे दर्द होते देख मम्मी मतलब कि हाथ छोड़ दी थी ताकि मुझे दर्द ना हो। और हम लोग का बचपन फिर इसी तरीक़ा से चल रहा था, ये डेली बेसिस पे ही ये होते रहता था। हम लोग का समाज में भी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत अंदर तक जा चुका था। लोग मज़ाक उड़ाते रहते थे, बस में भी लोग बहुत, जो मेरे जूनियर्स हैं वो लोग भी मेरा मज़ाक उड़ाते रहते थे, बहुत उल्टा-पुल्टा बोलते थे। तो अंदर ही अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये सब बहुत ज़्यादा भर चुका था। पढ़ाई में भी मैं कुछ ख़ास अच्छा नहीं था। क्लास 4 में मैं आउट ऑफ 11 7 सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हुआ था एंड मतलब कि मुझे ऐसा होता था कि सुन के कुछ भी नहीं समझ में आता था। जो तारे ज़मीन पर में दरशील वाला जो हाल था वो उस तरीक़ा से हो जाता मेरा, कि पेज नंबर दिस, पैराग्राफ दिस, लाइन नंबर दिस, कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। स्पेलिंग मतलब कि एग्ज़ाम होता था उसका, तो 100 में से 12, 13 इस तरीक़ा से मेरा मार्क्स आता था। वो भी मजबूरी में शायद से टीचर देती होगी, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कुछ सुनाई ही नहीं देता था ठीक से, और सुनाई भी देता तो समझ में नहीं आता कि मैं लिखूँ क्या।
मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। एंड फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ पढ़ाई में, मैं थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट हुआ। एंड ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तब हुआ जब पापा का डेथ हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सच कहूँ तो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट दिन वही था कि जिस दिन पापा का डेथ हुआ था। क्योंकि जब पापा का डेथ हुआ उसके बाद ही मेरा लाइफ में प्रोग्रेस आया था। हालांकि आज के डेट पे देखा जाए तो मुझे पापा से कोई ग्रज नहीं है, ना मुझे दादा दादी नाना नानी किसी से ग्रज है। क्योंकि पापा इस तरीक़ा से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ मुझे पता है कि जो दादा दादी है वो इसलिए ध्यान नहीं दिए क्योंकि हिसाब से तो देखा जाए तो वो मानसिक रोगी जैसे ही हो गए। तो अब वो उनके ऊपर में अगर कुछ करने का कोशिश करते तो ये ऐसा लगता है कि उनका बेटा पागल है, तो समाज को क्या मुंह दिखाते। तो वो शर्म को छुपाने के लिए इस तरीक़ा से वो हम लोग को अलग करके छोड़ दिए। हालांकि पेरेंट्स लोग ये इस तरीक़ा से करते हैं कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि उनका बेटा जो है उसमें कुछ खराबी है। वो लोग उसको प्रेरित करते हैं उल्टा और दबा के रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि वो जो बच्चा है उसका जो परिवार है वो बहुत भुगत रहा होगा। तो इस चीज़ को वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं एंड ये चीज़ ज़्यादातर लोग के साथ में होता होगा। तो आज के डेट में मुझे ऐसा कुछ खास ग्रज नहीं रहा दादा दादी नाना नानी। नाना नानी का भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें भी पता था, लेकिन फिर उन्होंने भी कुछ नहीं किया क्योंकि यही था उस समय का ट्रेडिशन कि औरत को तो हर हाल में ही मर्द के साथ में रहना पड़ता है, पति परमेश्वर वाला चीज़ रहता है। तो नाना नानी दादा दादी कुछ नहीं किया, लेकिन कोई ग्रजेस नहीं है। अभी पापा के अगेंस्ट में भी ग्रजेस नहीं है सच, क्योंकि वो भी जो कर रहे थे इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन उनका जो डेथ था वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं जेल से आज़ाद हो गया हूँ। तो फिर उसके बाद में मेरा पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट हुआ एंड उसके बाद में मैं धुपगुड़ी, जो मैं सेंट जेम्स हाई स्कूल बिन्नागुड़ी में मैं पढ़ता था, क्लास 10 तक था बिन्नागुड़ी में। मैं धुपगुड़ी में रहता था। मैं फिर उस जगह को छोड़ के सिलीगुड़ी चल गया 11-12 एंड डीपीएस से पढ़ा। एंड वहाँ पे मैं बहुत पतला था, 42 केजी मेरा वेट था। एंड जितना मैं पतला था उतना ही ज़्यादा मेरा रैगिंग होता था, उतना ही ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाया जाता था। तो अब मेरे पास में क्या था कि मुंह छुपाने के लिए एक ही उपाय था, पढ़ाई। तो मैं पढ़ाई इसलिए नहीं करता था कि क्योंकि मुझे पढ़ाई पसंद था, मैं पढ़ाई इसलिए करता था क्योंकि मुझे मुंह छुपाना था ताकि किसी से बात नहीं करना पड़े। क्योंकि मैं किसी से बात करूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ और फिर मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे एंड परेशान करेंगे। हालांकि फिर भी लोग परेशान तो करते थे और मजाक भी उड़ाते थे। उस समय स्कूल में भी दिक्कत तो होता ही था, लेकिन ये एक चीज़ अच्छा हुआ कि मुंह छुपाने के चक्कर में मैं पढ़ाई में अच्छा हो गया। एंड क्लास 11 में इतना तो कुछ खास अच्छा परसेंटेज आया नहीं, लेकिन क्लास 12 में मेरा फिर 91.5% आया। लाइफ में मैंने कभी भी 90% मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में, लेकिन पहली बार मैंने अपने लाइफ में 90% देखा था, वो भी सीधे क्लास 12 के बोर्ड्स में। एंड बिजनेस स्टडीज़ में मेरा 99 आया था, जिसके लिए मुझे मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला। उसके बाद मेरा जो लाइफ था वो काफ़ी टर्न अराउंड हुआ। एक तो टर्न अराउंड इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं सेंट ज़ेवियर्स जाना चाहता था। अब हुआ ये था कि मेरा 91.5 था एंड थर्ड लिस्ट जो निकला था वो 92% तक का था, सेंट ज़ेवियर्स कलकत्ता का। तो मेरा नाम नहीं था, तो मैं सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही मैंने अपना एडमिशन करवा लिया था। फिर उन्होंने फोर्थ लिस्ट निकाला था जिसमें मेरा नाम था, लेकिन तब तक मैंने सिलीगुड़ी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो अब मेरा सारा फोकस सीए में ही था। मे बी अगर मैं सेंट ज़ेवियर्स कलकत्ता चल जाता तो शायद से मैं सीए नहीं बन पाता और बाकी सब जो मैंने किया वो भी नहीं कर पाता। तो जो चीज़ से मुझे उस समय तकलीफ़ हो रही थी शायद से वो मेरा फ्यूचर में अच्छा करने के लिए ही था। तो मैं सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही मैं पढ़ रहा था। तो जो सीए फाउंडेशन जो है आज के टाइम में फाउंडेशन है, उस समय सीपीटी था। तो मैंने सीपीटी पहला अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। सेकंड अटेम्प्ट एंड सेकंड एग्ज़ाम जो था आईपीसीसी। फ़नी थिंग ये था कि जब मैं सीपीटी दिया तो मुझे पता नहीं था कि उसके बाद में आईपीसीसी देना होता है, और जब मैं आईपीसीसी कर रहा था तो मुझे नहीं पता था उसके बाद में आर्टिकलशिप और सीए फाइनल होता है। मे बी अगर मुझे शायद से पता होता कि हाँ कि 5 साल लगने वाला तो शायद से मैं ये कोर्स करता ही नहीं। तो आईपीसीसी जब मैंने स्टार्ट किया तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी था, लेकिन मेरे पास में सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था एंड ना मेरे पास में पैसे थे। तो फिर से मेरे पास में पढ़ाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
तो मैं सुबह से लिए रात तक पढ़ते रहता था। मैं मिनिमम दिन का 16 घंटा पढ़ाई करता था, कुछ-कुछ दिन 22 घंटा भी चल जाता था। तो देखा जाए तो कंप्लीट 11 मंथ्स पीरियड्स, मतलब कि 9 टू 11 मंथ का जो पीरियड था, मैं इसी तरीक़ा से 16 घंटा ऑन एन एवरेज में पढ़ाई करता था। एंड मेरा 6 सब्जेक्ट में 60 प्लस मार्क्स आया था और अकाउंट्स में 98 आया था, जो कि अभी भी नॉर्थ बंगाल का हाईएस्ट मार्क्स है एंड मैं नॉर्थ बंगाल में टॉपर बना था। तो लाइफ में पहली बार मैं टॉपर बना था। मैं क्लास 4 में सपना देखा था टॉपर बनने का। मैंने क्लास में ढिंढोरा भी पीट दिया था कि इस बार तो मैं पक्का 95% लाने वाला हूँ, लेकिन मैं उस समय 11 में से 7 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। फिर उसके बाद में आता है सीए फाइनल, एक्चुअली आता है आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप मैंने काफ़ी गलत जगह ज्वाइन कर लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड उसके वजह से मेरा जो काला पानी का सज़ा था वो वापस से चालू हो गया था। ही वॉज जस्ट लाइक माई डैड, मतलब ऐसे नहीं कि इन अ गुड वे, मतलब ये कि बर्बाद करने में कोई क्षमता, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ते थे वो हर तरीक़ा से दिखाने का कोशिश करते थे कि दुनिया कितना ज़ालिम है और मैं कितना ज़्यादा ज़ालिम हो सकता हूँ। तो पहला अटेम्प्ट के टाइम में मुझे 3 महीने का छुट्टी दिया था, लेकिन उस अटेम्प्ट में भी बीच-बीच में बुलाते ही रहते थे मुझे। एंड फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ ये था कि मेरे एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही मेरा आँख ख़राब हो गया था, कुछ रेयर डिज़ीज़ हुआ था, जिसकी वजह से मुझे दिन में 12 बार आँख में दवाई डालना पड़ता था और लेटा रहना पड़ता था। तो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल सब ख़राब हो गया एंड साथ-साथ में इंसोम्निया भी हो गया। तो बेसिकली ये सारे मुझे लगता है कि स्ट्रेस की वजह से हुआ था। एंड पहला अटेम्प्ट जो था हालाँकि अच्छा गया था, मुझे लगा था कि मैं रैंक ले आऊँगा, लेकिन मैं फ़ेल हो गया। फिर सेकंड अटेम्प्ट के टाइम में मुझे 1 महीने का छुट्टी मिला था, जबकि मेरे पास में अवेलेबल था, मैं 3 महीने का छुट्टी ले सकता था, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। मुझे लिखवाया गया कि तुम्हारा एग्ज़ाम फॉर्म तभी साइन होगा जब तुम ये लिख के दोगे कि तुम 30 सितंबर तक काम करोगे। तो मैं लिख के दिया अपने प्रिंसिपल को कि हाँ, कि मैं 31 सितंबर तक काम करूँगा, उसके बाद ही मैं एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करूँगा प्रिपरेशन। तब जाके मेरा एग्ज़ाम फॉर्म साइन हुआ एंड 30 सितंबर तक मुझे काम करना पड़ा। एंड उस समय मेरा ब्रेकअप भी हुआ था एंड एग्ज़ाम में भी मैं फ़ेल हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पहली बार फ़ेल हुआ था। मतलब ऐसे तो क्लास 4 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था, लेकिन विनती करने के बाद मैं पास कर दिया था। लेकिन यहाँ सीए फाइनल था, सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पहली बार फ़ेल हुआ था, तो उसका भी एक अलग दुःख था। एंड मेरा एक रिलेशनशिप भी था, तो उसमें भी ब्रेकअप हो गया था। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मेरा गर्लफ्रेंड था वो बहुत ख़राब था एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं कहूँगा, वो काफ़ी अच्छी थी। बस यही है कि हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होता था और ऑब्वियस सा बात है कि यंग एज में उतना फिज़िकल डिफरेंसेस एंड मेंटल डिफरेंसेस उतना समझ में नहीं आता है। तो वो जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा एंड मुझे भी अपने अंदर से ऐसा लगता था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ एंड मैं उसे खुश नहीं रख पाऊँगा, तो मैं वो भी चीज़ मेरे दिमाग में चलते रहता था। तो हालाँकि बस वही बात है कि वो ब्रेकअप का भी पेन मेरे अंदर में था, डिप्रेशन भी था, फिर एग्ज़ाम के लिए छुट्टी नहीं था, तो सिर्फ़ 1 महीने का छुट्टी था मेरे पास में। एंड उसी समय मुझे जिस दिन छुट्टी मिला, अगला दिन ही मुझे चिकन पॉक्स भी हो गया। तो एंड मुझे क्या था कि स्किन डिज़ीज़ भी था, जिससे मेरा पैर पूरा का पूरा मतलब कि फट जाता था और खून निकलना चालू हो जाता। एंड बॉडी इरिटेशन भी होता था, मतलब कि मुझे बहुत गर्मी लगता था, बहुत एक्सट्रीम गर्मी। ऐसा लगता था कि मुझे जैसे तेल में तला जा रहा हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अंदर से चिड़-चिड़ मच जाता था। अब जिन्हें होता है वो समझ पाएँगे, जिन्हें नहीं होता है उन्हें नहीं समझ में आएगा। एंड उस हालत में मैं जाके एग्ज़ाम दिया एंड सेकंड अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दिया एंड मुझे कुछ ख़ास उम्मीद नहीं था कि मैं पास हो पाऊँगा। लेकिन फिर भी मेरा एक ये चीज़ था कि अभिषेक, अगर तू एग्ज़ाम दे रहा है तो जितना हो सके तो अपना बेस्ट दे, क्योंकि अगर तू 1-2 मार्क्स के लिए अगर फ़ेल हो गया तो तू कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। एंड इस वजह से मैं रोते-रोते मैं दिन में 4 से 5 बार रोता था ब्रेकअप का पेन को लेके। तो अब इस तरीक़े से मैं रोते-रोते मैं पढ़ाई करते रहता था, जितना हो सके मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि 1-2 मार्क्स के लिए मैं फ़ेल हो जाऊँ। तो जितना हो सके मैं अपना पूरा दम लगा के मैं पढ़ाई करता था एंड अल्टीमेटली जो फाइनल पेपर तक था, तब तक मैं पूरा स्ट्रगल किया, पूरा हिम्मत रखा एंड जितना हो सके मैंने अपना बेस्ट दिया। लेकिन जैसे ही मेरा फाइनल पेपर ख़त्म हुआ, मैं अगले दिन से वापस से थर्ड प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, क्योंकि मुझे लगा था कि अब मैं तो पक्का फ़ेल होने वाला हूँ, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मैं रैंक लाऊँगा। लेकिन अब हुआ ये कि सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे कि मैं मूवी हॉल गया था जिस दिन रिज़ल्ट आ रहा था एंड जिस दिन रिज़ल्ट आ रहा था, मैं मूवी हॉल गया था, मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, क्योंकि मैं सोचा कि मेरे पास में कोई भी कॉल आएगा रिज़ल्ट का तो मैं
सुनूंगा फेल हो गया हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मूवी भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोचा कि एक गंदा न्यूज़ सुनने से पहले एक अच्छा मूवी देख के मैं अपना मन को बहला लूँ। लेकिन मूवी में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था। मूवी का नाम था वज़ीर, अमिताभ बच्चन की। तो मूवी में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने मोबाइल स्विच ऑन किया, मैंने कॉल उठाया एंड कॉल उठाते ही मेरे पास में मेरा फ्रेंड का आवाज़ से मैं मुझे उसने कॉल करके बोली कि अभिषेक तू सीए बन गया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि सपना है या झूठ है या कुछ। एंड वो भी बहुत एक्साइटेड टोन में फिर से बोली कि अभिषेक तू सीए बन गया है। उस समय 400 लोग ने एग्ज़ाम दिया था, बोथ ग्रुप। एंड 8 जन ही बोथ ग्रुप क्लियर कर पाए थे, उसमें से एक मैं था। वो भी उस हालत में जब 1 महीने का छुट्टी मिला, जिस दिन छुट्टी मिला अगला दिन चिकन पॉक्स हो गया, डिप्रेशन चल रहा था, इंसोम्निया चल रहा था, स्किन डिजीज़ था, बॉडी इरिटेशन था, तो सब कुछ ही चल रहा था। एंड बस एक थॉट था कि अभिषेक 1-2 मार्क्स के लिए फेल नहीं होना है। अगर तू एग्ज़ाम दे रहा है तो पूरा अच्छा से देने का कोशिश कर, या तो मत ही दे। एंड जो मेरा रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट भी बड़ा शॉकिंग था। ग्रुप 1 में मेरा 198 था। एक ग्रुप में पास होने के लिए उस समय 200 मार्क्स चाहिए होता था एंड मेरा आया था 198। मतलब कि मेरा जो डर था वो सच होने ही वाला था कि 1-2 मार्क्स के लिए फेल होने वाला डर, एंड वो एक्चुअली में होने ही वाला था कि उससे पहले ग्रुप 2 में मेरा 209 आया था। तो टोटल क्रॉस करके 400 पार हो गया। एंड जो मेरा लास्ट पेपर था, उस लास्ट पेपर में मेरा 62 आया था। अगर वो लास्ट पेपर जो था 62 के जगह 52 हो जाता तो मैं ग्रुप 1 198 एंड ग्रुप 2 199 लाके फेल हो जाता। जो मेरा डर था कि 1-2 मार्क्स के लिए फेल नहीं होना, वो पूरी तरह से सच हो जाता और मैं कभी खुद को शायद माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन मैं रोते-रोते भी अपने आप को दम लगा के मैं कैसे भी करके मैं जो पढ़ाई किया, आखिरी पेपर तक मैंने जो संघर्ष किया, आखिरी मोमेंट तक मैंने जो गिव अप नहीं करने का फ़ैसला लिया, वो अल्टीमेटली मेरे काम आया एंड टोटल 407 लाके मैं सीए बन गया। एंड उसके बाद मैंने और बहुत सारा क्वालिफ़िकेशन लिया, उसके लिए शायद से मुझे एक अलग कहानी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये कहानी मैंने इसलिए ही बनाया कि जो मैं सिचुएशन से गुज़रा हूँ, वो सब मैं लोगों को बता सकूँ। मे बी शायद से किसी को मोटिवेट कर सके ये जो स्टोरी है। ना ऐसा कुछ नहीं हो कि कल को मुझे कुछ हो जाए एंड ये जो स्टोरी है वो मेरे साथ ही चला जाए। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी रहे एंड लोगों को पता चले कि किस तरीक़ा से लोग किस तरीक़ा का ज़िंदगी जी के आगे बढ़े हैं एंड कुछ ना कुछ कर पाएँ। एंड एक रफ़ में मैं बताऊँ तो सीए के बाद में मैंने डीसा किया, डीआईआरएम किया, रजिस्टर्ड वैल्यू और एसएफए किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, यूजीसी नेट किया, एफएएफडी किया, फिर सर्टिफिकेशन कोर्स किया एनपीओ में, फिर सर्टिफिकेशन कोर्स किया कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स में, फिर आईसीएआई पीयर रिव्यूअर भी किया, फिर सर्वेयर एंड लॉस असेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर सोशल इम्पैक्ट असेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया। पता नहीं है, शायद से मैं कुछ मिस कर रहा हूँगा, तो शायद से हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर दिया होऊँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने सारा क्वालिफ़िकेशन बता दिया एंड अभी भी मैं और परस्यू कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स एंड ऑल ये सबको। एंड लाइफ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि मैं सोशली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं बहुत ऑकवर्ड फ़ील करता हूँ, मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे बहुत ज़्यादा रहता है, मेरा डिप्रेशन भी होता है। इसी वजह से मुझे पैनिक अटैक आता है, तो मुझे एंटी डिप्रेसेंट भी लेना पड़ता है। तो यही जो अभी सिचुएशन हो रखा है जहाँ पे फ़ियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा हो रखा है मेरे अंदर, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आप अपना फ़ीडबैक दें एंड उसके बेसिस में मैं अपना नेक्स्ट स्टोरी भी मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टोरी है वो मेरे साथ ही ख़त्म हो जाए। मैं ये स्टोरी को पब्लिक को दे के जाना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मे बी पता नहीं कि कुछ लोग देख भी रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि इस चैनल में जस्ट 5 सब्सक्राइबर है एंड मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है ये सब कुछ बताते हुए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि ये सब चीज़ मेरे अगेंस्ट में भी यूज़ हो सकता है मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो वो लोग देखें जो पॉजिटिव वे में इसे लेके कुछ लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। चलिए ठीक है, बाय बाय।